साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा का कारवा लेकर आज समस्तीपुर में मौजूद रहने वाले हैं। समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समृद्धि यात्रा की शुरुआत सरायरंजन से होगी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले को 800 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सौगात देंगे। इसके बाद जीविका और अन्य विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया जाएगा। सरायरंजन में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जितवारपुर हकीमाबाद भी पहुंचेंगी, जहां पर बूढ़ी गंडक के राजघाट पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया जाएगा और यहां से सीएम जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में अधिकारियों के साथ जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे विज्ञान और गणित की प्रदर्शनी के लिए आए हैं और माननीय सीएम सर हमारे आ रहे हैं, तो हम लोग पूरी तैयारी में है। हमारे बच्चों ने बनाया है, अभी हमारे साथ नहीं है, अभी हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे डिमोन्स्ट्रेशन के लिए। कल हम आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं, हम सर स्कूल से हैं, मैं विद्यालय में शिक्षिका हूँ। सुरक्षा के लेकर बड़े पैमाने पर प्रतिनियुक्ति की गई है। लगभग 700 से 800 पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। उसी अनुपात में दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि अगर मौसम खराब होता है और सड़क मार्ग से उनका अगर आने का बनता है कुछ ऐसा, तो फिर सड़क मार्ग के पर भी प्रतिनियुक्ति की गई है। लैंडपुर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के अन्य सदस्य आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हो सकते हैं। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंडपुर जॉब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित परिवार के अन्य सदस्यों के पर आरोप तय किए थे। कोर्ट ने कुल 41 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने 98 आरोपियों में 52 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लालू प्रसाद के परिवार ने एक सिंडिकेट की तरह काम किया। और अब बात नीट छात्रा की, तो नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी के अनुरोध के बाद कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट जोड़ने की परमिशन दे दी है, जिसके बाद से एसआईटी ने इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया है। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा संवेदना की मौत को 17 दिन हो गए, लेकिन अब तक मौत की गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के तहत पॉक्सो कोर्ट में होगी, क्योंकि घटना के वक्त छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी। पुलिस के अनुसार छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज है। वारदात 6 जनवरी 2026 की रात को हुई थी, जबकि छात्रा की 11 जनवरी को मौत हो गई। इस आधार पर घटना के वक्त छात्रा की उम्र लगभग 17 साल 4 महीने ही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए एसआईटी ने कोर्ट से पॉक्सो एक्ट लगाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद एसआईटी ने इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया है। जो एसआईटी ने तर्क दिया वो ये एसआईटी का तर्क था कि जो मृतक है उसके अंडरगारमेंट्स पे स्पर्म जो है वो पाए गए हैं, पुरुष के स्पर्म पाए गए हैं और चूंकि वो 18 वर्ष से एज कम है उसका, तो ऐसे में इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ा जाए। हालांकि पॉक्सो एक्ट लगाने में देरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि घटना के 20 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद ये कदम क्यों उठाया गया? पहले भी तो ऐसा किया जा सकता था। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में हॉस्टल संचालिका का बेटा आशु अग्रवाल हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के बेटे के साथ मृतक के करीबी दोस्त का ब्लड सैंपल लिया गया है। अब तक 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जा चुका है। 10 और संदिग्ध लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। एसआईटी ने लिस्ट में 10 और लोगों से ब्लड लेने की एंट्री की है। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। बता दें कि 3 और लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है, तो जो संदिग्ध है उनका ब्लड सैंपल लगातार लिया जा रहा है और उससे मिलान किया जा रहा है।
और आरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। भोजपुर में सीबीआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई, जहां पर महिला दारोगा की गिरफ्तारी की गई है। महिला दारोगा अंजलि कुमारी की गिरफ्तारी हुई है। लखीसराय में पदस्थापित है ये दारोगा। शिक्षक के अपहरण के मामले में ये बड़ी कार्रवाई। लापता शिक्षक कमलेश राय का ये पूरा मामला, जिसमें बड़हरा के कुलहरामपुर के कमलेश के अपहरण से जुड़ा हुआ ये मामला, और पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये कार्रवाई गिरफ्तारी की हुई है, जिसमें अंजलि कुमारी से पूछताछ जारी है। 2019 बैच की दारोगा हैं अंजलि कुमारी। आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी भी होगी। निजी शिक्षक के गुमशुदगी के मामले में इस वक्त ये कार्रवाई। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, एक बड़ी कार्रवाई, हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई है, और इस कार्रवाई के लिए जो परिजन है, जो अपहरण शिक्षक हैं कमलेश, उनके परिजन लगातार जिले के एसपी के कार्यालय से लेकर के पुलिस मुख्यालय डीजीपी तक उन्होंने चक्कर लगाया, और जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई, और सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 13 जुलाई 2023 को इनका अपहरण हुआ था कमलेश का, और उसके बाद पिछले जनवरी की यही बात करें, 19 जनवरी को सीबीआई ने बक्सर जिले से संदिग्ध आरोपित रुपेश कुमार चौबे को पटना से गिरफ्तार किया था, और रिमांड पर लेकर के 3 दिनों तक पूछताछ इनसे की गई थी। पूछताछ के दौरान कई जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी, और उसी के आधार पे सीबीआई ने जो है इस मामले में कामयाबी हासिल की है, और सीबीआई ने जो है इस मामले में दूसरे जो आरोपित थे उन सभी से पूछताछ किया, और जो खुलासा किया रुपेश कुमार ने, उसके आधार पे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की दिशा में सीबीआई ने अपने कदम बढ़ाए, और उसके बाद ये कामयाबी जो है वो लखीसराय टाउन थाना में पदस्थापित है महिला दरोगा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आज उनकी पटना के सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी भी होगी। बताते चले कि कमलेश जो है वो निजी शिक्षक है, निजी स्कूल में वो पढ़ाते हैं, और पिछले 2 साल पहले 2023 में 13 जुलाई को इनका अपहरण हुआ था, और तब से लेकर के लगातार परिजन जो है वो गुहार लगाते रहे, पुलिस अधिकारियों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई, कहीं से कुछ एक्शन नहीं लिया गया, तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, और अंततोगत्वा अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई जो है दरोगा अंजलि कुमारी की गिरफ्तारी के साथ सामने आई है, और आज इनकी पेशी होगी सीबीआई की विशेष अदालत में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए, और देखना होगा कि पूछताछ में दारोगा की तरफ से क्या कुछ जानकारी पुलिस हासिल कर पाती है। और दरभंगा से बड़ी खबर, जहां गालीबाज थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है। एसएसपी ने हरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। महिला डॉक्टर से गाली गलौज का मामला सामने आया था। वायरल वीडियो के बाद एसएसपी ने एक्शन लिया है। पुलिस लाइन थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार भेजे गए हैं। लोगों से नो एंट्री, वन वे नियम पालन की अपील की है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इस गालीबाज थानाध्यक्ष का निलंबन हो चुका है। एक्शन एसएसपी ने किया है। बता दें कि महिला डॉक्टर से गाली गलौज का मामला सामने आया था। थानाध्यक्ष द्वारा उसको रोकने का सिग्नल दिया गया, और वहाँ पुलिसकर्मी के द्वारा भी सिग्नल दिया गया, उन्होंने नहीं रोका। लगभग 50 मीटर की दूरी पर जाके जहाँ रोड थोड़ा गाड़ी आ रहा था, जाम में फंस गया, तब उन्होंने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी वहाँ चले गए। जाके उनके साथ जो किया गया, उसी का जो हमने उनको निलंबित कर दिया गया है, और आगे का जो विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। और बेगूसराय से बड़ी खबर और चिंताजनक खबर सामने आई, जहां सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान खुशियों का माहौल अचानक से हिंसा में तब्दील हो गया। दो गुटों के बीच हुई झड़प ने पूरे गांव को जैसे रण क्षेत्र बना दिया। कई लोग गंभीर रूप से इस दौरान घायल हुए। हालात इस कदर बिगड़े कि गांव में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें हैं बेगूसराय जिले के बकरी थाना क्षेत्र के बदिया गांव की, जहां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान अचानक से माहौल बिगड़ गया। पूजा के समापन के बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही दो गुटों के बीच पहले कहासुनी हुई, और फिर देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। तालाब के पास शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में पूरे गाँव में फैल गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। गाँव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर। मंगल के बेटा रहे अथी की ना छियो कर लच्छा के बेटा रहे। हां वह सब पता चलबे हां वह सब चलबे।
घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि हमला पुरानी रंजिश के तहत किया गया, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि विसर्जन के बाद लौटते समय विवाद अचानक से शुरू हुआ, जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पहले था जमीन का झंझट, पहले से लोग विचार किया हुआ था कि आज मूर्ति विसर्जन के दिन इन लोग को मारेंगे, पीटेंगे। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी भ्रामक सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचने की सलाह दी गई। किसी तरह की सूचना या समस्या होने पर तुरंत पुलिस को जानकारी देने की बात कही गई। इलाके में हालात पूरी तरह से फिलहाल नियंत्रण में है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर मधेपुरा से, जहां मुरलीगंज के सरकारी अस्पताल में शराब की खाली बोतल मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में सरकारी अस्पताल परिसर में शराब की बोतलें मिलने की खबर न्यूज़ 18 पर प्रसारित होते ही प्रशासन हरकत में आया। जीएम के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही पूरा मामला संदिग्ध बन गया। उत्पाद विभाग की टीम जब अस्पताल पहुंची तो वहां शराब की खाली बोतलें गायब मिली, जिससे अलमीरा पर कई बोतल रखी होने की बात कही जा रही थी। वहां से केवल एक ही शराब की बोतल मिली। नतीजा हुआ कि जांच टीम को बिना ठोस सबूत के ही बैरंग लौटना पड़ा। इस घटना ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। निर्देशानुसार हम यहाँ जांच करने के लिए आए थे। यहाँ पर हमें एक बोतल प्राप्त हुआ है, जो और बोतल था जो कल दिखाया गया था वीडियो, वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। सफाई के क्रम में उसको हटा दिया गया है यहाँ से। और इसमें जो वहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा ये नहीं बताया गया कि किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये बताया गया कि कोई शरारती तत्व या ये उसमें रखा गया है। उसका जांच किया जाएगा, अग्रेतर कार्रवाई अनुसंधान नगर और जांच होगा। तो देखिए, ये शराब की बोतलें जो मिली थी वो शराब की बोतलें गायब मिली। बताया जा रहा है कि उस घटनास्थल पर सिर्फ एक ही शराब जो है वो मिली और कई सवाल भी हैं। सरकारी अस्पताल में ये शराब की बोतल कहां से आई, और सवाल इसके साथ साथ इस तस्वीर के आने के बाद से कि जांच से पहले कैसे ये शराब की बोतलें गायब हुई, किसने ये शराब की बोतलें गायब की, और सवाल ये भी है कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच आखिर क्यों नहीं की गई, और सवाल ये भी है कि सरकारी अस्पताल में ये शराब की बोतल कहां से आई। और बड़ी खबर आ रही है गया जी से, जहां जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए थे हथियार, जिसमें एक राइफल, एक देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दवाइयां और घरेलू सामान की बरामदगी भी की गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सफलता हासिल हुई। लुटुआ थाना क्षेत्र के सौंदाहा के जंगल से बरामदगी की गई है, जिसमें दवाइयां, घरेलू सामान, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जंगल में सर्च अभियान के दौरान जमीन के नीचे छिपाए गए हथियारों को बरामद किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें हथियार के साथ साथ घरेलू सामान भी यहां पर रखे गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकने को लेकर सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी बनाई गई है। यह टीम हेल्थ सिस्टम के पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बिहार में सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की दिशा में एक्शन तेज हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग और पीएमसीएच अधीक्षक टीम की अगुवाई करेंगे। एनएमसीएच के प्राचार्य, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष, बासा के महासचिव और आईजीआईएमएस के नेत्र विभाग के एचओडी इस टीम के सदस्य होंगे। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के लक्ष्य को लेकर सरकार ने सभी सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का फैसला लिया है, जिसका मकसद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मरीजों को सरकारी संस्थानों में ही बेहतर इलाज दिलाना,
निजी प्रैक्टिस और बिचौलिया तंत्र पर अंकुश लगाना, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता के साथ ही आम लोगों को राहत देना है। सरकार का फोकस शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराना और आम लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की मोटी फीस से बचाना है। हालांकि जनहित से जुड़े इस फैसले पर भी सियासत तेज है। डॉक्टर के द्वारा आने के बावजूद भी मरीजों का ठीक ढंग से इलाज नहीं किया जाता है, उस पर भी एक मॉनिटरिंग सेल बनाने की आवश्यकता है। 7 निश्चय पार्ट 3 योजना के तहत राज्य के लोगों को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य की सरकार वचनबद्धता के साथ काम कर रही है। जाहिर है, सरकारी डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस पर बैन लगने से सबसे ज्यादा फायदा उन गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा जो महंगे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में मोटी फीस देने को मजबूर होते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत से हड़कंप मच गया। खेत के पास बाघ का शव मिलने के बाद से वीटीआर प्रबंधन में हड़कंप है। बिजली के तार से करंट लगने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बाघ की मौत से बाघों की सुरक्षा पर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। एक और बाघ की मौत, इंसान पर आरोप। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हड़कंप, करंट लगने से मौत की आशंका। मौके से मिले तार, जारी है पड़ताल। बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व, बेतिया का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बाघों का सबसे सुरक्षित आशियाना। यहाँ बाघ खुला घूमते हैं, शिकार करते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन इस सुरक्षित ठिकाने को लगता है किसी की नजर लग गई है। मंगुरहा वन क्षेत्र के मानपुर जंगल के समीप पुरैना गांव के पास एक खेत से बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में आई, मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। आशंका जताई जा रही है कि खेत में फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। दरअसल जिस इलाके में बाघ की मौत हुई है, वहां कुछ दिनों से बाघ की चहलकदमी बनी हुई थी। वन विभाग की टीम ने तार जब्त कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद जांच के लिए बेसरा भेजा जा रहा है, जिसके बाद मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब वन विभाग के लोग मांग रहे हैं। लगातार हो रही बाघों की मौत के बाद वन विभाग की कार्यशैली पर एक सवाल उठ गया है। सवाल यह कि आखिर कब तक एक एक कर ऐसे ही बाघों की मौत होती रहेगी, और सवाल यह भी कि आखिर बाघों की मौत को रोकने की दिशा में वन विभाग कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं करता। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बजट सत्र 2026 के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका संकल्प है विकसित भारत बनाने का। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अलग अलग क्षेत्रों में जो देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उन सभी का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह प्यार हमको सदैव मिलता है। उनके सानिध्य में काम करने का, उनके नेतृत्व में काम करने का मुझको सौभाग्य मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उनसे प्रेरणा लेके काम करते हैं और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह और प्यार मुझको मिलता है। चार्टर प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्णिया में बीजेपी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पथ निर्माण और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, सदर विधायक विजय खेमका, मनमंखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के अलावा सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये काफी दुखद घड़ी है। पंचायती राज के चुनाव के प्रचार में उनकी ये यात्रा थी और विमान क्रैश होने के चलते आज हमारे नेता अजीत पवार जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अजीत पवार जी के परिवार को, शोक संतप्त परिवार को
भगवान हिम्मत दे, इसकी प्रार्थना करता हूं और अजीत पवार जी के पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें, इसकी भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। यूजीसी के समानता पर नियम के खिलाफ दरभंगा में सवर्ण समाज की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया और समानता पर बने नियम को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला नहीं बदला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यूजीसी का काला कानून के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कानून शरिया कानून से भी बुरा कानून है और हमारे समाज में ये विच्छेद फैलाने वाला कानून है। हम लोग एक तरफ तो वो नारा दे रहे हैं भाजपा वाले कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और एक तरफ यहाँ बांटने का काम हम लोगों को कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये कानून हर हाल में वापस हो। इस कानून का कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे जो है सो सेफ रहेंगे और हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हमारे बच्चे पे बात आएगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां युवती के साथ रेप का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत के बाद केस दर्ज करा दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप युवती के साथ और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मेडिकल के लिए फिलहाल अस्पताल युवती को भेजा गया है। तो मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां युवती के साथ रेप का आरोप है। और चलिए एक छोटे से